जय हिंद मित्रों। आप लोग कम से कम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी किया करिए। इतना तो कर ही सकते हैं, आज कोई दिक्कत तो है नहीं। शेयर सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, इससे आपका कुछ जाता है नहीं और हमें एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा, हमारी फैमिली से एक सब्सक्राइबर जुड़ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, कम से कम वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए वीडियो को, चाहे अपने मित्रों में भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इतना याद रखना। कहते हैं कोहिसा जो होता है, कोहिसा एक चीज आपको सिखाता है कि मंजिल जब आपको दिखाई ना दे तो आप धीरे धीरे कदम को बढ़ाते रहिए, एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ब्रह्मांड पढ़ रहे थे, ब्रह्मांड में हमें आज पढ़ना था मंगल ग्रह। कौन से ग्रहों को पढ़ना था? मंगल ग्रहों को पढ़ना था। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह के बारे में जो हमें पता चल पाए वो हम पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज की हेडिंग है मंगल। चलेगा। एक चीज आपको बताया गया था, इन ग्रहों की थ्योरिज्म दी गई थी। मैंने कहा था एक तारा सिद्धांत, दो तारा सिद्धांत, द्वैत तारा सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत दिए गए थे ग्रहों की उत्पत्ति के। तो अगर मैं कहूं एक तारा सिद्धांत किसने दिया था? कांट और लाप्लाक्स ने दिया था। द्वैत तारा सिद्धांत किसने दिया था? चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया था। और मैं कह दूं दो तारा सिद्धांत किसने दिया था? तो लिलीटर ने दिया था। किसने दिया था? लिलीटर ने दिया था। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। ये नॉर्मल सी बातें हैं जिसको आप दिमाग में बैठाइएगा, अच्छे से स्टोर करिएगा। अब देखिएगा ध्यान सीधा। मैंने कहा कि यह एक हमारा सन होता है। ध्यान से देखो इस चीज को, जितना ही भैया ध्यान से देखोगे उतना ही चीजें बैठेंगी दिमाग में, और आपस में जितना डिस्कस करने में टाइम वेस्ट करोगे ये आपका नुकसान, हमारा नहीं। ठीक है, समय बीतती जाएगी, एक समय ये आएगा उम्र खत्म हो जाएगी तो दिल में एक बात आएगी, यार अब हमारे पास टाइम नहीं है। काम डाउन की स्थिति शुरू होती है। जब इंसान के पास समय रहता है तो उस समय की वैल्यू वो नहीं समझता। जब इंसान के पास समय खत्म हो जाता है तो उस समय की वैल्यू तब नजर उसको आती है जब उसके पास समय नहीं होता है। तब आप वही कहते हैं कि एक एक दिन जोड़ते हैं, और जब एक एक दिन जोड़ के परीक्षा में बैठते हैं ना तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को झेलना सबके बस की बात नहीं होती। तो अभी समय है, अभी पढ़ लो मेहनत से, ठीक है। लेकिन हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा आते, ये कौन सा हमारा है? सन है। आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? ग्रह जो है क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले जो चक्कर लगाता ग्रह वो बुध है, जो सबसे कम समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ये हम पीछे बता चुके हैं। अगले नंबर पे जो आता है वो आता है पृथ्वी की बहन, ठीक है, हाँ, हमारी मौसी। कौन? शुक्र। हाँ, दिमाग बैठाओ, पृथ्वी की बहन हमारी मौसी कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाद जो आती है वो आपको पता है हमारी माता आती है, यानी कि पृथ्वी। कौन आती है? पृथ्वी। और ध्यान से देखो, जैसे जैसे क्रम बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य के चक्कर लगाने की दूरी भी बढ़ती गई। इसके पीछे का रीजन देखना कि जो सर्कल के पास से चक्कर मारेगा वो स्वाभाविक सी बात है सबसे कम घेरा तय करेगा, और जैसे जैसे सर्कल दूर होता जाएगा वैसे वैसे चक्कर जो है बढ़ता जाएगा। बातें क्लियर हो गई? तो बुध सबसे करीब है, इसलिए बुध मात्र 88 दिनों में इसका चक्कर लगा लेता है। उसके बाद शुक्र 225 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 225 दिन। ये देखो टाइम पीरियड बढ़ती जा रही है। उसके बाद पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी कुल लेती है 365 दिन। कितना? 365 दिन, 5 घंटे, ठीक है, 56 मिनट, सॉरी हाँ, 48 मिनट और 46 सेकंड। इतना टाइम, इजेक्ट टाइम लेती है पृथ्वी पूरा सूर्य का एक चक्कर मारने में। लेकिन हम इसको कितना पढ़ लेते हैं? 365 दिन। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। उस लीप वर्ष को हम क्या कर देते हैं? एक दिन बढ़ा देते हैं, और उस दिन पूरे साल में 366 दिन होता है। फरवरी हो जाती है 29 की। कितने की हो जाती है? फरवरी 29 की हो जाती है। इसके पीछे का भी लॉजिक है कि सर फरवरी को ही क्यों 29 का रखा गया, क्यों जो है और महीने में किसी महीने में नहीं कह दिया गया चलो 28 का कर दिया जाए, 29 का कर दिया जाए। तो ये बहुत पुरानी बात है। पहले महीने 10 दिन के हुआ करते थे, और जब 12 दिन के बनाए गए तो इसको मैनेज करने के लिए, यानी कि फरवरी ये लास्ट में आया, फरवरी मार्च,
ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए फरवरी में ही दिन को रख दिया गया प्यार से कि लास्ट में रख दीजिए, पूरे दिन को कैलकुलेट कर लीजिए और लास्ट में जो बचता है वो आखिरी वाला महीना होगा। लेकिन फिर हम इंग्लिश महीनों के अनुसार चलते हैं। इंग्लिश महीनों के अनुसार जैसे ही हम चले, आपको अच्छे से पता है कि जनवरी से हमारा साल शुरू हो जाता है और ईमानदारी से जो हमारा महीना होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसको हम अप्रैल फूल डे मनाते हैं। विडंबना है देश की एक, अप्रैल फूल डे। जो महीना रियल में हमारा महीना है साल का शुरुआत का, उसको हम अप्रैल फूल डे यानी कि बेवकूफों का दिन मनाते हैं। ठीक है, हाँ, खुद से गजब की बेइज्जती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, वही कह रहा है 46 मिनट 48 सेकेंड, 46 मिनट 48 सेकेंड, ये चीज है, चलेगा। उसके बाद आते हैं जिसको आज हमें पढ़ना, मंगल ग्रह। कौन आता है उसके बाद नंबर आता है मंगल ग्रह। हाँ, ध्यान से देखना, इस सरफेस में चलने के बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है मंगल का। आज हम मंगल ग्रह को पढ़ेंगे ईमानदारी से। कौन सा ग्रह का नंबर आता है? मंगल ग्रह का नंबर आता है। हाँ, अब देखिएगा, अगर मैं कह दूं सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार, अब देखो गिन लो, कुछ करना नहीं, सूर्य से दूरी के क्रम 1 2 3 4। तो पहली पॉइंट आपकी जो आती है, सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार, सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार हाँ, सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार कौन सा नंबर आता है इसका? चौथा। कौन सा नंबर आता है? चौथा नंबर आता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरी पॉइंट इससे। अगर हम कहते हैं सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा मतलब होता है, आप जाते हैं ना परिक्रमा मंदिरों का करते हैं, क्या करते हैं? मंदिर के किनारे किनारे घूमते हैं, घूमते हैं कि नहीं? उसी तरह से सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा नंबर आता है? सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा करने में भी देखा जाए तो इसका कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर आएगा। हाँ, देखना ध्यान से, कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर आएगा। मेरी बात सुना, अब मैंने वही बताया, जब आर्मी की रेस मारने आप जाते हैं, रिंग के किनारे किनारे मौका पा गए तो आपको कम दौड़ना रहता है, होता है ना। और रिंग से कहीं किनारे किनारे नहीं दौड़ पा रहे हैं तो आपको दूर हट के भागना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को क्या करना रहता है? काटना रहता है। और जब आप दूर हट के काटेंगे तो आपको दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए, जो करीब से घूमता है वो जल्दी घूम जाता है और जो दूर से घूमता है वो ज्यादा सरफेस लेता है, इसलिए उसको घूमने में टाइम लगती है। इसलिए सूर्य की परिक्रमा भी ये कौन से नंबर पे करता है? चौथे नंबर पे करता है। दिमाग बैठाइए, सूर्य की परिक्रमा भी ये कौन से नंबर पे करता है? चौथे नंबर पे करता है। कुल इसको कितना टाइम लगता है सर घूमने में? अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पूरे 687 दिन नहीं लेता है, 686.97 समथिंग लेता है। बट हम इसको मान लेते हैं कि कुल सूर्य की परिक्रमा करने में जो अवधि है, अवधि कितना लगती है इसको? तो आप कहोगे 687 दिन। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। दिमाग बैठा लीजिए, सूर्य की कुल अवधि कितने टाइम लगती है घूमने में? 687 दिन। कितना टाइम लगता है? 687 दिन। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, कितना दिन? 687 दिन। 687 दिन। क्लियर हो गई इतनी बातें? क्लियर हो गई ना? अब आगे चलते हैं हम। अगर मैं पूछ लूं आकार और द्रव्यमान के आधार पे, तीसरी पॉइंट, आकार एवं द्रव्यमान, आबलिक की मार दें, आकार आबलिक द्रव्यमान, द्रव्यमान के आधार पे कौन सा नंबर है इसका? जल्दी बताओ। पहले पे बुध, पहले पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल। हाँ, यानी कि अगर मैं देखूं कि द्रव्यमान और आकार के आधार पे कौन सा नंबर लेके चलता है? सातवां नंबर। कौन सा नंबर लेता है? सातवां। और सबसे छोटा कौन है? बुध। इसका आकार लगभग पृथ्वी का आधा होता है। आकार क्या है? आकार लगभग पृथ्वी का आधा।
दिमाग बैठाओ, इसका आकार लगभग पृथ्वी का क्या होता है, आधा होता है। क्लियर करो, इसका आकार लगभग पृथ्वी का आधा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलेगा। नेक्स्ट चीज अगर आप पूछ लिया जाए आपसे कि पृथ्वी का आधा आकार होता है, सर कोई बात नहीं, इसके सरफेस कैसे पाए जाते हैं, तो इसके जमीन जो होती है लाल होती है, ठीक है। इसका जमीन कैसा होता है, इस ग्रह का लाल ग्रह, इसकी जमीन लाल होती है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका स्थल मंडल अगर देखा जाए, स्थल मंडल, स्थल मंडल कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है स्थल मंडल, लाल होता है। इस स्थल मंडल के लाल होने के पीछे का रीजन क्या होता है सर, फेरस ऑक्साइड। क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, यानी कि लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक मिलती है, लौह अयस्क की। हाँ, Fe किसकी मात्रा, फेरस ऑक्साइड। अगर मैं पूछ लूं ये फेरस ऑक्साइड से पृथ्वी का कौन सा भाग बना हुआ है, फेरस ऑक्साइड से पृथ्वी का कौन सा भाग बना हुआ है, आप कहोगे सबसे आंतरिक भाग जिसको निफे बोलते हैं, ठीक है। निकिल और फेरस ऑक्साइड से बना हुआ है, ये अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। इससे जो है स्थल मंडल इसका कैसा होता है, आप कहोगे इसका स्थल मंडल कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई, क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगली पॉइंट यहां से देखना, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई, 7 दिन है, 7वां नंबर है, ठीक है। अगली पॉइंट देखना, अगर मैं अगली पॉइंट यहां से बताऊं कि द्रव्यमान के आधार पे, हो गया द्रव्यमान, घनत्व के आधार पे कौन सा नंबर आता है, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर ध्यान से देखना, घनत्व के आधार पे तो मैंने बताया था घनत्व में सबसे पहली पृथ्वी, उसके बाद हम कहा जितने छोट उतने ठोस, बुध, उसके बाद शुक्र, बहन, बहन थोड़ी ना दूर जा सकती, उसके बाद कौन, मंगल, कौन आता, मंगल। तो घनत्व के आधार पे भी किस कौन सा नंबर आया, चौथा नंबर आया। घनत्व के आधार पे कौन सा नंबर आया, चौथा नंबर आया। अगर मैं कह दूं घनत्व के आधार पर सबसे ठोस मतलब कम घनत्व वाला कौन सा होता है, तो आप कहोगे शनि। घनत्व के आधार पे सबसे कम घनत्व रखने वाला कौन होता है, शनि। हाँ, क्लियर कर लीजिए, घनत्व के आधार पे सबसे कम घनत्व रखने वाला ग्रह कौन सा होता है, शनि होता है। हाँ, घनत्व के आधार पे सबसे कम घनत्व रखने वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई, घनत्व के आधार पे सबसे कम घनत्व रखने वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। क्लियर हो गई ना इतनी बातें। नेक्स्ट आ जाएगा अगले पे, अगर मैं कहूं कि इसके दो उपग्रह पाए जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो उपग्रह पाए जाते हैं, दो उपग्रह कौन कौन से, अगली पॉइंट, इसके उपग्रहों की संख्या दो होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, डिमोस और फोबोस। दो उपग्रह कौन कौन से, डिमोस और फोबोस। तो उपग्रह जो होते हैं इसके उपग्रह, उपग्रह ये उपग्रह दो पाए जाते हैं, कहोगे कौन कौन से सर, एक है डिमोस, एक है फोबोस। दिमाग बैठाओ, डीमोस और फोबोस। अब ये जो डीमोस है, ध्यान से देखिएगा, डीमोस, इससे एक पॉइंट तैयार होती है, यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। आप एक चीज बताइए, जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो आपका स्तर गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है, गिर जाता है ना। यानी कि आप डीमोटिवेट हुए, आपका स्तर गिर गया और आप सबसे छोटा महसूस करते हैं कि हम किसी काम के नहीं, ऐसा महसूस करते हैं ना। तो याद रखना डीमोस, तो उसी तरह से डीमोस हो गया या बेचारा डीमोटिवेट हो गया, इसका स्तर गिर गया और ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कहलाया कोई, तो डीमोस है। कौन है, डिमोस। अभी गैनामीड के बारे में पढ़ेंगे, वो सबसे बड़ा है आगे चल के, ठीक है। तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह, ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह, ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा पाया जाता है, आप कहोगे डिमोस। ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस। हाँ, बातें क्लियर को, ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस। बातें क्लियर हो गई, ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस। इसके पास दो उपग्रह होते हैं, डिमोस और फोबोस, डिमोस और फोबोस, डिमोस और फोबोस। एक पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है मंगल पे जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, निक्स ओलंपिया। दिमाग में बैठाना, एक पर्वत श्रृंखला, अगली पॉइंट, पर्वत श्रृंखला जो पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो पाई जाती है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया।
याद रखना, पर्वत श्रृंखला जो पाई गई उसका नाम है निक्स ओलंपिया, और निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट का कितना गुना है? 3 गुना है। याद रखना, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट का एवरेस्ट का 3 गुना। आप सोच सकते हैं, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी के सबसे उच्चतम बिंदु है, पता है ना, सबसे उच्चतम बिंदु, यानी कि वो आखिरी सरफेस, वो आखिरी स्थान जहां हम कदम रख के खड़े हो सकते हैं। कौन कदम रख के खड़े हो सकते हैं? सबसे पहले कौन वह भारतीय महिला थी जिसने इस पे कदम रखा, माउंट एवरेस्ट पे? कल्पना चावला यहाँ रखे रहे कि गए रहे स्पेस में, ये बताओ। बछेंद्री बहुत पहले इस पे इन्होंने एक अरुणिमा सिन्हा भी कदम रखा था, इस पे रखी थी कि नहीं? याद रखो, अरुणिमा सिन्हा। इन लोगों ने हौसला को बनाया और ऊपर चढ़ाई की। आपको मैं स्टोरी बताऊं, जब ये लोग चढ़ाई कर रही थी, ठीक है, तो कहते हैं कि एक वो आया था, क्या नाम, बर्फ का एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जहां इनका कैंप लगा था, और बर्फ के सैलाब ने पूरे कैंप को बर्बाद कर दिया। उसमें ये चोटिल भी हुई, लेकिन सब लोग वहां से वापस आ जाते। ये 2-3 महिलाएं जो होती है ये वापस नहीं आती। इनका क्या सपना था कि हम जाएंगे उस चोटी पर, और वह चोटी पे जाती हैं, फतेह भी करती हैं, और चोटी पे कदम भी रखती हैं, और इंडियन तिरंगा भी गाड़ के आती हैं। बात समझ में आई ना? तो उसकी हाइट हमेशा, आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है, यानी कि बढ़ने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। अभी तक आपने माउंट एवरेस्ट की हाइट याद करी होगी, 8,848 मीटर, लेकिन 50 नहीं, 48। लेकिन अब जो इजेक्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई गई 8,848.86 मीटर। कितनी बताई गई? 8,848.86 मीटर। ये किसने बताया? नेपाल और चीन ने। किसने बताया? दोनों ने मिलकर इस चीज को। देखिए, नेपाल के पास कोई काम नहीं है, चाइना के पास बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी उसको फालतू काम करने में मजा आता है, ठीक है। तो वो मिलके बताया, दोनों ने कहा, नेपाल से कहा कुछ नहीं। ओबी ओली शर्मा उस समय थे, उस समय नेपाल के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ओबी ओली शर्मा को बहकाया उसने। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है? पुष्प कमल दहन। प्रेजेंट टाइम में कौन है? पुष्प कमल दहन। उस टाइम कौन था? ओबी ओली शर्मा जी थे। इस चीज को याद रखना, और उनको बहका के चलिए माउंट एवरेस्ट ही नापते हैं। जब इंसान के पास कोई काम नहीं रहता तो यही सब करता है। आप देख लीजिए, जब घर पे किस बुजुर्गों के पास कोई काम नहीं होता, दुआरे जितना घास रहा था कुल छीलना होते हैं धीरे धीरे बैठे बैठे। बात समझ में आई ना? हाँ, एक प्रकार से देखा जाए कि जो घास होती है मिट्टी की पकड़ बना के रखती है, ठीक है। अगर आपको घास नुकसान नहीं कर रही है तो छीलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, और ना मिट्टी बह जाती है द्वार की। तो ऐसा होता है, जब काम नहीं है तो फालतू के काम ही करेंगे। आप बैठे रहिए, कोई काम ना रहे, अभी देखिए घर के बुजुर्ग तब वो चिल्लाएंगे, हरदम बैठा रहता है, का करी? उनके सामने दुअरवे गोड़ी की तो खुदार लेके, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है। तो लोगों ने माउंट एवरेस्ट को नापा और इसकी ऊंचाई कितनी बताई? 8,848.86 मीटर। लेकिन अगली पॉइंट में देख लूं, जो पर्वत श्रृंखला पाई गई किस पे? मंगल पे, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इसका? निक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। कितना गुना है माउंट एवरेस्ट का? 3 गुना है। हाँ, दिमाग बैठा, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। इतनी बातें याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी रिवीजन भी करवाएंगे। मिटा दें इधर का ये जो हो गया है, मिटा दें, ठीक। ध्यान से देखना बात को, सुनना ध्यान से, और ब्लैक व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखना, बातें सब क्लियर हो जाएगी। ये मसला बड़ा चुना, मसला बनी है। कौन मसला बना? मोटा मोटा नहीं में लिखा, वो महीन महीन ऐसे नहीं लौकता और तल्लेंस, ठीक है। मैं मोटा मोटा मतलब कितना मोटा मोटा? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, चलिए अगली पॉइंट देखते हैं इसके मंगल को लेकर। मंगल से सूर्य की दूरी पूछी जाए, ध्यान सुनना बस। अब हो गया आप लोगों का। अगली पॉइंट लिखना, मंगल ग्रह से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो कहोगे 22.79 करोड़ किलोमीटर। 22.79 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी, 22.79 करोड़ किलोमीटर। 79 करोड़ कितना? 27 नहीं 22
22.79 करोड़ किलोमीटर, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी थी? 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी थी? 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगर मंगल ग्रह का व्यास पूछा जाए तो इसका होता है मंगल 6794 किलोमीटर। व्यास कितना होता है मंगल ग्रह? अगली पॉइंट है व्यास। व्यास कितना होता है? 6794 किलोमीटर। दिमाग लगाओ, 6794 किलोमीटर व्यास होता है। सूर्य से दूरी कितनी होती है? 22.79 करोड़ किलोमीटर। 22.79 करोड़ किलोमीटर। इसकी घूर्णन गति कितनी होती है? कितना टाइम लेता है घूर्णन करने में, यानी कि अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूमता है? सूर्य की परिक्रमा तो लगभग 687 दिन में लगाता है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 686.98, तो 98 को ना लेकर कितना ले लिया जाता है? एक पूरा मान लिया जाता है, 687 दिन कह दिया जाता है। बात क्लियर हो गई? लेकिन ये अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूमता है सर? तो पृथ्वी से ज्यादा समय लगता है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेती है और यह लेता है 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड। याद रखना, ये घूर्णन करने में, अगली पॉइंट, घूर्णन कितना करने में, अब घूर्णन अवधि कितनी होती है? घूर्णन अवधि, दिमाग बैठा, घूर्णन अवधि कितनी होती है? तो आप कहोगे 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड। 37 मिनट 23 सेकेंड, यानी कि आप देखो तो लगभग पृथ्वी जितना टाइम ही ले रहा है। 37-38 मिनट या 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, इससे ज्यादा नहीं ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? पृथ्वी जितना टाइम ले रहा है। बात क्लियर हो गई? तो हमने कहा घूर्णन अवधि कितनी है? 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड। 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड। अगर पूछ लिया जाए घनत्व कितना होता है? 3.93 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व कितना होता है? अगली पॉइंट है घनत्व है। घनत्व कितना होता है? तो आप कहोगे 3.93 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं पृथ्वी का घनत्व पूछ लूं तो आप कहोगे सर पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व क्या कितना होता है? 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है? पृथ्वी का घनत्व। क्यूब का है 150 सूर्य का होता है। सूर्य का होता है 150 ग्राम, पृथ्वी का होता है 5.52 ग्राम। और मंगल का कितना होता है? 3.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मंगल का कितना होता है? 3.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, क्यूब। इतना क्लियर हो गया? अब पूछ लिया जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, ये ग्राम घनत्व हाँ वह घनत्व। हाँ, चलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? आप कहोगे पृथ्वी का 0.38 गुना, पृथ्वी का 0.38 गुना। हाँ, पृथ्वी का 0.38 गुना गुरुत्वाकर्षण बल पूछ लिया जाए। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 0.38, पृथ्वी का कितना है? 0.38। हाँ, दिमाग बैठा ना। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कितना होता है? 0.38। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ का तापमान बड़ा माइनस रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो कहोगे तापमान सर कितना होता है? यहाँ का तापमान मेंटेन करना। अगली पॉइंट देखना, तापमान ही मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। तापमान होता है -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना? -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस के बीच। सोच लीजिए, यानी कि तापमान माइनस में ही हमेशा रहता है। लेकिन एलन मस्क ने कहा इस तापमान को मैनेज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, इसका टेम्परेचर कितना होता है? तापमान -87 डिग्री सेल्सियस से
-5 डिग्री सेल्सियस के बीच। कितना? -87 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसका अक्षीय झुकाव आपसे पूछ लिया जाए सर, अक्षीय झुकाव कितना होता है? अक्षीय झुकाव इसका है 25 अंश। अक्षीय झुकाव कितना है? 25 अंश। अक्षीय झुकाव होता है 25 अंश। कितना होता है? 25 अंश। मेरी एक बात समझना, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? बहुत सही, 23 है। कितना है? अक्षीय झुकाव पृथ्वी का कितना है? 23.5। कितनी बार कहा? पृथ्वी कितना झुकी हुई अपने अक्ष पे? 23.5 अंश। कितना झुकी हुई? 23.5 अंश। और ये कितना झुका हुआ है? 25 अंश। ये कितना झुका हुआ है? देखो 25 अंश। कितना झुका हुआ है? 25 अंश। हाँ, क्लियर करो बातों को। कितना झुका हुआ है? 25 अंश। बातें क्लियर हो गई? कितना झुका हुआ है? 25 अंश। और इसका तापमान, पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? पृथ्वी का औसतन तापमान जल्दी बताओ। पृथ्वी का औसतन तापमान, हाँ, एक बार नहीं 20 बार बताया था। और इसके पीछे भी हमने बताया था कि पानी गर्म क्यों निकलता है ठंडी में, और गर्मी में पानी ठंडा क्यों निकलता है धरती के अंदर से। कितना है औसतन तापमान? अरे इतना जल्दी भूल गए? ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण का कोई पेपर था पीछे, बीए का, पूछा था पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है। पृथ्वी का औसतन तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। याद करो, कितना होता है पृथ्वी का औसतन तापमान? 15 डिग्री सेल्सियस। और यही रीजन है कि जब आप ठंडी में आते हैं तो अंदर से जो पानी निकल रहा है वो 15 डिग्री सेल्सियस लेके ही निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आपके बाहर का टेम्परेचर 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि उस धरती से निकले हुए पानी के टेम्परेचर से आपके बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। दिमाग बैठाइएगा, क्या होता है? अधिक होता है। बाहर का पानी के निकले हुए टेम्परेचर से तापमान जो बाहर वाला होता है ये कम होता है, और पानी के टेम्परेचर का तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से पानी हमें गर्म महसूस देता है। निकलते हैं कहते हैं पनिया गर्म बा, सुबेरे नहा ले, ऐसा होता है ना। लेकिन गर्मी में क्या होता है? गर्मी में एक टाइम होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर बड़ा हाई होता है और अंदर से निकला हुआ पानी का टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है। तो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी शरीर अपने आप को मेंटेन रखती है। तो जब हम पानी हाथ में लेते हैं कहते हैं पनिया बड़ा ठंडा आया, पीने में मजा आ गया, ठीक है। ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण पानी गर्म और ठंडा निकलता है। बातें क्लियर हो गई? पानी का टेम्परेचर तो अपने स्थान पे ही है, 15 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। कम ज्यादा इसीलिए होता है, उसके पीछे का रीजन है। लेकिन यहां पूछा जाए सर तापमान कितना है इसका, तो कहोगे -87 से -5 डिग्री। और जल का जमना कहां शुरू हो जाता है? हमने आपको जब एक चैप्टर पढ़ा रहे थे उषांक वगैरह, तो उसमें बताया था जल का जमना कहां प्रारंभ हो जाता है? जैसे तापमान 0 पे पहुंचता है या 0 के नीचे जल का क्या होता है? जमना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा है कि बर्फबारी होती है। क्या देखा? बर्फबारी होती है, यानी कि जो बरसात आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर वगैरह में देखेंगे पानी नहीं गिरता, उसमें बर्फ गिरता रहता है। रीजन है क्या? ऊपर से जो ओस आती है इस टेम्परेचर में वो जम जाती है, और फिर वही ओस क्या होती है? बर्फ के रूप में नीचे बरसना शुरू कर दी है। बात समझ में आई ना? तो हम लोग जहाँ है ये बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, ना बहुत ज्यादा गर्मी झेलते हैं हम, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी। उत्तर प्रदेश एक ऐसे जगह है जो एकदम मैनेज करके रहता है दोनों तरह के वातावरण को। बरसात भी ठीक ठाक, गर्मी भी ठीक ठाक, और ठंडी भी ठीक ठाक। लेकिन आप वही जम्मू कश्मीर चले जाइए, दबा की ठंडी। दक्षिण भारत में चले जाइए, सब एकदम कोयला जैसा पैदा होने लगते हैं। रीजन है एकदम सूरज भूत देता है उन लोगों को, क्योंकि वो लगभग पहुंच जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। देखो लगभग 0 से कितना 6 पॉइंट तो 8 पॉइंट तो ऊपर है, हम ज्यादा थोड़ी ना, 8 पॉइंट ऊपर हैं। 8 और 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट की दूरी तो हमारा दक्षिणतम बिंदु जो वो वाला लगता है स्थल वाला, और जली वाला अगर कहीं ले लेंगे ना अंडमान निकोबार वाला, तो 6 अंश और 4 मिनट इतने दूरी पे है। तो बहुत दूरी पे थोड़ी ना है जो सन की लाइट हम पे बराबर पड़ती है। लेकिन हमारा ये उत्तर प्रदेश अगर हम देखें ईमानदारी से तो उत्तर प्रदेश तक सूरज अइबे नहीं करता है मुख्य रूप से, वो कर्क तक आता है, कर्क से फिर नीचे चला जाता है, और हमारा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के नीचे से गुजरती है, एमपी से होते हुए निकल जाती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए बाहर निकल जाती है। बातें क्लियर है? इसलिए हम ठीक ठाक कंडीशन में हैं। चलिए, तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव पूछे तो आप 23.5 बताएंगे, और
मंगल का अच्छी झुकाव पूछे तो 25 बताएंगे। तापमान 87 से लेकर -5 डिग्री तक होता है, -87 से -5 डिग्री तक होता है। बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पूछा जाएगा यहाँ कौन कौन सी गैस पाई जाती है इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन नामक गैसें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कौन कौन सी गैस पाई जाती है इस ग्राफ पे, गैस। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन, इसके अलावा आर्गन। मजा तो तब आएगा जब बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पे कितना % पाई जाती है। पृथ्वी पे कितना पाई जाती है, 0.03%। वेरी गुड, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितना पाया जाता है पृथ्वी पे, 78%। पृथ्वी पे नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। और आर्गन गैस भी पाई जाती है पृथ्वी पर। हाँ ठीक है, 0.09% के लगभग आर्गन गैस भी पाई जाती है पृथ्वी पे। बातें क्लियर करो, ठीक है। हाँ ये चीज जान लो, पृथ्वी पे तीनों, इसके अलावा और गैसें पाई जाती है पृथ्वी पे, अच्छे से पता है आपको, ठीक है। तमाम प्रकार की मीथेन वगैरह भी पाई जाती, बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन ये मुख्यता में आती है। सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पे गैस जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, 20.95, लगभग 21%, ठीक है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम पाई जाती है पृथ्वी पे, 0.03% पाई जाती है। आप जानते हैं इसके 0.03% के पीछे का रीजन इतना होने के बाद भी पृथ्वी पे इस इफेक्ट पहुंचा रही है, बहुत ज्यादा हीट कर रही है पृथ्वी को। यानी कि ये गैसें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी पृथ्वी वैसे वैसे गर्म होती जाएगी। और पृथ्वी के गर्म होने का मतलब है ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है। ग्लेशियर के पिघलने का मतलब है कि बड़े बड़े द्वीपों का क्या हो जाना, डूब जाना। और इसके अनुसार हमारा दक्षिण भारत भी डूब सकता है। बात क्लियर हो गई इतनी। अब चलिएगा कुछ बात करते हैं मिशन की। मंगल ग्रह पे जो मिशन भेजे गए थे, पहला मिशन वो भेजा गया था मंगल ग्रह पे, उसका नाम था मार्स पाथ। पहला मिशन कौन था मंगल ग्रह का, मार्स पाथ। अगली पॉइंट देखना, पहला मिशन जो भेजा गया था मार्स पाथ, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सा भेजा गया था, मार्स पाथ। दिमाग बैठाना, पहला मिशन जो भेजा गया था मार्स पाथ भेजा गया था, इस बात को क्लियर करो। लेकिन इस मिशन को हमें रटने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब हम जो मिशन बता रहे हैं मंगल के लिए, वो मिशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला मिशन जो हमारा मंगल ग्रह पे गया, हम एक बार प्रयास किए हैं मंगल पे और पहली बार में ही सफलता प्राप्त किया, जिसका नाम रखा गया था मंगल यान। कौन सा मिशन था, पहला मिशन था। यहां से देखना, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ इधर से देखना, पहला मिशन जो भेजा गया था मंगलयान। अगली पॉइंट देखना, पहला मिशन जो भेजा गया था मंगलयान। इस मिशन को एक नाम और दिया जाता, मॉम बोल दिया जाता, मॉम। मॉम बोलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि इसमें बहुत ज्यादा महिलाएं शामिल थी। कुछ ऐसी महिलाएं शामिल थी जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत से काम कर रही थी। और यह मिशन आप जानते हैं कि एकदम फेल होने के कगार पे था। जब मिशन को लॉन्च किया गया था तो बारिश बहुत ज्यादा भारत में हो रही थी, मौसम नहीं क्लीन मिल पा रहा था कि मिशन को लॉन्च किया जाए। लेकिन वही है कि जब भगवान साथ देने वाला हो तो मिशन क्या हो सकता है, लॉन्च। लास्ट टाइम पे मिशन लॉन्च होता है, एकदम लास्ट टाइम पे, जब मिशन को रद्द करने की बारी आती है। और जब मिशन को लॉन्च किया गया, तो जब मिशन ये अपने ऑर्बिट में गया मंगल के, तो वहां भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ऐसा लगा कि वहां पहुंच के ना फेल हो जाए, लेकिन वही है कि कुछ सेकंड लेट ही सही, लेकिन वह हमें दिखाई दिया ऑर्बिट में घूमता हुआ। तो वही कहते हैं ना, अक्षय कुमार की एक मूवी है, आई थिंक मिशन मंगल मिशन, ऐसे कुछ मूवी है, उसमें कहते हैं ना कि दुनिया से कह दो कॉपी डेट, कि हमें क्या करना शुरू करे, नकल करना शुरू करे। ये मिशन भेजा गया था 2014। कब भेजा गया था, 2014 में मिशन भेजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब भेजा गया था, 2014 में। अगली पॉइंट यहां से मैं पूछ लूं, इस मिशन को भेजा किससे गया था, PSLV C-25। वेरी गुड, किससे भेजा गया था, PSLV C-25 से। किससे भेजा गया था, PSLV C-25। PSLV का क्या मतलब, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल,
पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और C-25 ये जो है उसका यान का क्या था, नंबर था। C-25 यान का क्या था, नंबर है। हाँ दिमाग बैठाओ, C-25 यान का क्या है, नंबर है। बातें क्लियर हो गई। C-25 यान का क्या है, नंबर है। तो एक हमने यहाँ सफलता प्राप्त की, पहली बार में ही सबसे सस्ते में या काम करने वाला देश कौन बना था, भारत बना था। वेरी गुड। और उसके बाद दूसरे पे आते हैं, दुनिया कहां शांत मार के रहने वाली है। दूसरा मिशन जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी वर्तमान टाइम में मिशन चल रहा है, जिस मिशन का नाम दिया गया परजिब्रेंस। क्या नाम दिया गया था, परजिब्रेंस। इस मिशन को नाम दिया गया था परजिब्रेंस मिशन नाम दिया गया था। यह मिशन किसका है, यूएसए का। किसका है, यूएसए का परजिब्रेंस मंगल पे भेजा गया मिशन है। किसका मिशन है, यूएसए का। दिमाग बैठाओ, किसका मिशन है, यूएसए का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा मिशन था जिसने पहली बार मंगल के सतह पे हेलीकॉप्टर को उड़ाया। वह मिशन परजिब्रेंस ही था, जिसमें पहली बार मंगल के सतह पे क्या उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। दिमाग बैठाइए, क्या उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर का नाम बताओ, हेलीकॉप्टर का नाम बताइए क्या था, यूग्निटी। नाम याद करो, हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, यूग्निटी। क्लियर करो, हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, यूग्निटी। क्या नाम था, यूग्निटी। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्या नाम था, यूग्निटी। अब देखिए अगला पॉइंट देखिएगा। अब भैया चाइना काहे पीछे रहेगा, चाइना कभी पीछे रह सकता है, नहीं रह सकता। चाइना ने इसके जवाब में, या मैं कह दूं कि मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिशन भेजा, जिस मिशन का नाम था त्यांगव्यान फर्स्ट। क्या नाम था, त्यांगव्यान फर्स्ट। त्यांगव्यान फर्स्ट। अब मैं बता दूं, ये त्यांगव्यान फर्स्ट मिशन भेजा गया, इसका मतलब होता है आओ आसमां से सवाल पूछे। ठीक है, हाँ त्यांगव्यान फर्स्ट। क्या मिशन का नाम था, त्यांगव्यान फर्स्ट। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लॉन्च किससे किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्च किससे किया गया था, लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 5 नामक मिसाइल से। किससे, लॉन्ग मार्च 5। दिमाग में बैठाओ, लॉन्ग मार्च 5। और आपने बीच में न्यूज भी सुनी होगी, लॉन्ग मार्च 5 जो अपने डायरेक्शन को, अपने मतलब कंट्रोल को खो बैठे थे चाइना वाले इससे, और ये जाके कहां गिरता है, आप कहोगे हिंद महासागर में आके इसने क्या किया, गिर गए। कहा जा रहा था ऑस्ट्रेलिया पे गिर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे नहीं गिरा। कहां आके गिरता है, हिंद महासागर में आके गिरता है। दिमाग बैठा लीजिए, कहां आके गिरता है लॉन्ग मार्च 5, हिंद महासागर में। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए, इस पे जो एक मिशन में जो भेजा गया त्यांगव्यान फर्स्ट, इसके रोवर का क्या नाम है, रोवर, रोवर का नाम पूछेगा, रोवर का क्या नाम है। त्यांगव्यान फर्स्ट मिशन में जो रोवर गया था उसका क्या नाम है, जोरांग। नाम क्या था, जोरांग। रोवर का क्या नाम था, जोरांग। रोवर का नाम दिमाग बैठाओ, क्या नाम था, जोरांग। तो त्यांगव्यान फर्स्ट मिशन किसका था, चाइना का। किसका मिशन है ये, चीन का मिशन है। किसका मिशन है, चीन का मिशन है त्यांगव्यान फर्स्ट। और इसके रोवर का क्या नाम है, इसके रोवर का नाम होता है जोरांग। रोवर का क्या नाम है, रोवर मतलब होता है जो ऑर्बिट में घूमे जाके। बात समझना, जैसे ये मंगल ग्रह है, मान लो क्या है ये मंगल ग्रह, इस मंगल ग्रह के ऑर्बिट में ऐसे ऐसे जाके घूमे, वो होता है रोवर। और लैंडर क्या होता है सर, जो मंगल ग्रह पे जाए और उस पे उतरे, उसके सरफेस पे, और सरफेस की जानकारी प्राप्त करे, वो क्या है, लैंडर। ठीक है, इसमें रोवर भेजा गया था, रोवर का क्या नाम था, जोरांग। रोवर का क्या नाम था, जोरांग। लैंडर हमने कहां भेजा था, मंगल मिशन पे। ठीक है, जो हमारा लैंडर फेल हो गया था, 2.1 किलोमीटर की दूरी से क्या होता है, मिशन रद्द हो जाता है। ठीक है, ये आपका मंगल ग्रह था। मंगल ग्रह की एक एक डिटेल मैंने आपके पास रखी है, बस मेहनत से पढ़ना, कल रिवीजन करवाऊंगा इसका। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और वीडियो को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करिए, और लोगों के भी पास पहुंचाइए। बताइए लोगों को कि इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं दक्ष 411 क्लासेस पे। तो इसको जो है आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू। ज्ञान बताइए आप।